गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए फाइनल ईयर पॉलिटिकल साइंस विषय में हम हमारे पेपर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत आज हम शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारणों का अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए, हमने पिछली कक्षा में शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध से क्या तात्पर्य है तथा शीत युद्ध की क्या प्रकृति है, इसके स्वरूप के बारे में हमने अध्ययन किया, इसको समझा। आज हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि शीत युद्ध की उत्पत्ति के क्या कारण थे। जो कोल्ड वॉर हुआ 1945 से 1990 तक, करीबन 45 ईयर्स, क्यों हुआ, क्या कारण थे, किन कारणों की वजह से ये लंबे समय तक एक विश्व को युद्ध के माहौल में एक तनाव से गुजरना पड़ा, विश्व में अशांति के रूप में ये दौर चला। तो इन सब कारणों का आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं हम कि शीत युद्ध की उत्पत्ति के क्या क्या कारण थे। लेकिन शीत युद्ध के कारणों को हम पहले दो भागों में विभाजित करते हैं, क्योंकि हम सभी को पता है कि शीत युद्ध दो बड़ी महाशक्तियों के मध्य हुआ, एक सोवियत संघ और दूसरा था अमेरिका। इन दोनों महाशक्तियों के मध्य जो शीत युद्ध हुआ, तो दोनों के भौगोलिक स्थिति को देखते हुए हम उसको पूर्व और पश्चिम दो भागों में उन्हें विभाजित करते हैं। पूर्व सोवियत संघ से संबंधित है, पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। तो हम शीत युद्ध की उत्पत्ति के जो कारण है उनको दो भागों में विभाजित करेंगे। पहला है पूर्व के विरुद्ध पश्चिमी शिकायतें। इसका तात्पर्य कि सोवियत संघ के विरुद्ध अमेरिका की शिकायतें, सोवियत संघ के विरुद्ध अमेरिका की शिकायतें। पूर्व से तात्पर्य सोवियत संघ से और पश्चिमी की तात्पर्य अमेरिका और उसके सहयोगी राज्यों से। ठीक है। दूसरा है पश्चिम के विरुद्ध पूर्व की शिकायतें, मतलब अमेरिका के विरुद्ध सोवियत संघ की शिकायतें। तो इस प्रकार से हम आपको पूर्व और पश्चिम का अर्थ बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ लेना है कि पूर्व का प्रयोग यहाँ पर सोवियत संघ के लिए हुआ है, पश्चिम का प्रयोग अमेरिका के लिए हुआ है। समझ गया? तो पहले हम देखेंगे कि पूर्व के विरुद्ध पश्चिमी शिकायतें क्या क्या थी। इसका तात्पर्य अमेरिका को सोवियत संघ से क्या गिला शिकवा था, क्या शिकायतें थी। ठीक है, क्योंकि दोनों देशों के मध्य हुआ, इसलिए हम दोनों देशों के विरुद्ध जो अविश्वास है, दोनों की जो एक दूसरे के प्रति शिकायतें थी, उन्हीं को हम समझेंगे एक एक करके, ताकि अच्छे ढंग से अपन को इस शीत युद्ध के उत्पत्ति के कारण अच्छे ढंग से समझ में आ सके। तो पहला देखेंगे पूर्व के विरुद्ध पश्चिमी शिकायतें, सोवियत संघ के विरुद्ध अमेरिका की शिकायतें। स्पष्ट हो गया? तो देखिए, पहले पॉइंट अपन डिस्कशन करेंगे। विश्व राजनीति में सोवियत संघ की बढ़ती शक्ति के प्रति पश्चिम का भय। विश्व राजनीति में सोवियत संघ की बढ़ती शक्ति और जो शक्ति बढ़ रही थी उसके प्रति पश्चिम के देशों का भय बढ़ता जा रहा था कि विश्व स्तर पर, विश्व फलक पर जिस प्रकार से सोवियत संघ का एक बहुत बड़ा एक शक्ति के रूप में प्रादुर्भाव हो रहा है, ये कि हमारे लिए खतरा न हो जाए। देखिए, हम सभी को पता है 1917 में सोवियत संघ में समाजवादी अर्थात बोल्शेविक क्रांति हुई। 1917 में सोवियत संघ में बोल्शेविक क्रांति जो लेनिन के नेतृत्व में हुई। अब इस क्रांति के आने के बाद से पश्चिमी शक्तियों को ये भय होने लगा, भय ये उत्पन्न होने लगा कि इस घटना का प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा दूसरे देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं पर पड़ेगा। कि जिस प्रकार से 1917 में जो क्रांति हुई और क्रांति के फलस्वरूप जिस प्रकार से परिवर्तन दिखाई हमें दिया सोवियत संघ में, तो इन पश्चिमी शक्तियों जो प्राय उदारवादी और पूंजीवादी विचारधारा को मानने वाली थी, और पूंजीवादी विचारधारा और साम्यवादी विचारधारा दोनों एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों विपरीत दिशा में जाने वाली विचारधारा हैं। वो किसी भी प्रकार से एक दूसरे में किसी प्रकार से समानता स्थापित नहीं करती। तो ये इन पश्चिमी शक्तियों को ये भय होने लगा कि ये इस प्रकार से सोवियत संघ से जिस प्रकार से साम्यवादी क्रांति हुई, और ये सबसे बड़ा देश था विश्व में, आज भी है,
तो इसका प्रभाव धीरे 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 छोटे राज्यों पर होते 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 ये यूरोप में और फिर पूरा हमारा जो क्षेत्र है इस पर इसका प्रभाव बढ़ सकता है। ठीक है, अर्थात उस देश की राजनीतिक व्यवस्था मतलब उस देश का जो लोकतांत्रिक ढांचा है उसको भी बदल सकता है ये बोल्शेविक क्रांति। और सोवियत संघ की बढ़ती शक्ति तथा दूसरे विश्व युद्ध में सोवियत संघ ने शक्ति प्रदर्शन जो किया उससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में साम्यवाद के बढ़ते खतरे के प्रति पश्चिमी देशों की ओर से उनको आशंकित कर दिया। कहने का तात्पर्य, एक तो सोवियत संघ की बढ़ती हुई शक्ति, जिस प्रकार से क्रांति के फलस्वरूप जिस प्रकार से उन्होंने अपने वहाँ पर उत्पादन बढ़ाना और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की ओर अग्रसर हुए। लेकिन इसी दौर में आपको पता है कि 1930 के दशक में भयंकर आर्थिक मंदी भी आई, तो पूंजीवादी व्यवस्था चरमरा रही थी। लेकिन सोवियत संघ है वो दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा था, तो विश्व के काफ़ी देशों का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हुआ। तो क्यों ना उन देशों ने ये मन में सोचा कि क्यों ना हम इस पूंजीवादी व्यवस्था से परे हटकर उस व्यवस्था के प्रति आकर्षित होकर हमारे यहाँ पर हम कुछ करें। एक तो ये उसको बहुत बड़ा डर सता रहा था, और दूसरा कि जिस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और शक्ति का प्रदर्शन करके पश्चिमी शक्तियों को ये एहसास हुआ कि शक्तिशाली होते हुए भी ये अपने साम्यवादी विचारधारा को विश्व में बढ़ाने का काम करेगा। तो इन सभी खतरों से एक प्रकार से पश्चिमी शक्तियों को, अमेरिका को और अमेरिका के सहयोगी राष्ट्रों को एक प्रकार का डर सताने लगा कि कहीं ये हमको लेने डूबे या हमारे ऊपर कब्जा न करें या हमारे यहाँ पर एक प्रकार से राष्ट्र मतलब किसी हस्तक्षेप के द्वारा हमारी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने का काम न हो सके। ये उनके मन में एक प्रकार का डर स्थापित हो गया। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से विश्व राजनीति में वर्चस्व बढ़ रहा था सोवियत संघ का, अपना प्रभुत्व बढ़ रहा था, अपना प्रभाव बढ़ रहा था, इसको अमेरिका सहित अन्य देशों में एक प्रकार से आशंका से और शंका की दृष्टि से देखा जाना लगा, या फिर यूँ कह सकते हैं कि पश्चिम के देशों में बहुत बड़ा एक भय के रूप में इसको देखना शुरू कर दिया। एक ये कारण बनता है। अगला है वैचारिक मतभेद। वैचारिक मतभेद मतलब दोनों के विचारों में परिवर्तन, मतभेद। यानी सोवियत संघ है वो साम्यवादी मार्क्सवादी विचारधारा में विश्वास करने वाला था, और अमेरिका और उसके सहयोगी राष्ट्र हैं वो सभी पूंजीवादी अर्थात उदारवादी विचारधारा में विश्वास रखने वाले थे। तो देखिए कि सोवियत संघ तथा पश्चिमी शक्तियों के बीच मतभेद साम्यवाद और पूंजीवाद की परस्पर विरोधी विचारधारा का प्रत्यक्ष परिणाम था। मैन मूलतः उनमें जो बिल्कुल उनका न किसी प्रकार के संबंध स्थापित न होने के कारण विचारधारा महत्वपूर्ण उनका एक प्रभावी घटक के रूप में आगे रही, क्योंकि अमेरिका पूंजीवादी राष्ट्र है, सोवियत संघ साम्यवादी राष्ट्र है, और दोनों विचारधारा एक दूसरे के विपरीत थी। तो इसी विपरीत विचारधारा की वजह से दोनों के मध्य जो मतभेद हुआ उसमें प्रत्यक्ष परिणाम विचारधारा का देखा जा सकता है। दोनों के मध्य बहुत से प्राथमिक विरोधों के कारण दोनों के अपनी अपनी विचारधाराओं पर अड़े रहना था। कोई ये नहीं चाहता था कि मैं मेरी विचारधारा को कम आंकूं। अपनी विचारधारा को बढ़ा चढ़ाकर, अपनी विचारधारा को आगे रखकर अपने जो भी निर्णय करते थे वो क्या करते थे। यही नहीं, आसपास के पड़ोसी राज्यों में और अन्य राज्यों के जो नेता थे, जो व्यवस्था थी, उसमें भी परिवर्तन अपनी विचारधारा के आधार पर करने लगे। तो एक प्रकार से दोनों ही विचारधारा के आधार पर कट्टर शत्रु के रूप में सामने आ गए। तो कह सकते हैं कि विचारधारा ने दोनों देशों के मध्य खाई बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोनों अपनी विचारधारा पर अडिग थे, कोई भी इस अपनी विचारधारा से हटना नहीं चाहते थे। तो स्वाभाविक है कि जब दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं तो तनाव और संघर्ष बढ़ेगा। अगला है तीसरा कारण, समाजवादी आंदोलन के प्रति पश्चिम का भय। कहने का तात्पर्य, जिस प्रकार से सोवियत संघ और सोवियत संघ के सहयोगी राष्ट्रों में समाजवादी आंदोलन की प्रगति हो रही थी, इससे पश्चिम के देशों में भी भय हो रहा था। मतलब आप समझ सकते हैं कि ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, या फिर जो भी इनके सहयोगी राष्ट्र हैं अमेरिका के, ये सब अमेरिका के सैटेलाइट राज्य कहा जाता है। अर्थात ये अमेरिका के चारों तरफ घूमने वाले, क्योंकि आपको पता ही है कि द्वितीय विश्व युद्ध में यूरोप का पतन हो चुका है, यूरोप के प्रभुत्व का अंत हो चुका है। अब वो यूरोप द्वितीय विश्व युद्ध से पहले की स्थिति में था, अब ऐसा नहीं रहा, अब धराशायी हो चुका है। अब इसने क्या किया, अब उसने ये समझा कि अब हमारा नेता वो अमेरिका है, अमेरिका जैसा कहेगा, अमेरिका जहाँ कहेगा हम खड़े रहेंगे, हम अमेरिका के साथ हैं, अमेरिका के पीछे पीछे चलने वाले हैं। तो इसलिए आप समझ सकते हो कि अभी पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं अब वो अमेरिका के साथ हैं।
तो देखिए भय किस बात का हो रहा है कि सोवियत संघ में समाजवादी क्रांति आने के बाद यूरोप के प्राय जो सभी राष्ट्रों में जो मजदूर आंदोलन लोकप्रिय हो गए। अब देखो लेनिन के नेतृत्व में जो 1917 में सोवियत संघ की जो क्रांति हुई, उस क्रांति में आपको पता है केवल मजदूर नहीं थे, किसान भी साथ थे। मजदूर और किसानों को साथ लेकर जिस प्रकार से उसने आंदोलन चलाया और वहाँ पर अपने साम्यवादी व्यवस्था को स्थापित किया, इससे विश्व के कई देशों पर प्रभाव पड़ा। ठीक है, और जिस प्रकार से जो मजदूर आंदोलन चल रहे थे सोवियत संघ में, वो मजदूर आंदोलन दुनिया के कोने कोने में प्रसिद्ध हो गए, लोकप्रिय हो गए। अब देखो यूरोपीय राष्ट्र औद्योगिक राष्ट्र थे, वह मजदूरों की बहुत अधिक संख्या में मतलब वो मजदूर वहाँ पर निवास करते थे। तो मजदूरों की बहुतायत देखते हुए वहाँ पर इन देशों को एक प्रकार की चिंता होने लगी कि कहीं ये मजदूर आंदोलन जो प्राय समाजवादी साम्यवादी विचारधाराओं को लेकर चलते हैं, हमारे यहाँ पर हो गए तो हमारे यहाँ व्यवस्था चरमरा जाएगी, गड़बड़ा जाएगी। अधिकांश देशों के समाजवादी दलों को अस्तित्व में आना, ये भी बहुत बड़ा खतरा महसूस होने लगा इनको, क्योंकि यूरोपीय देशों के ज़्यादातर ऐसे देश भी थे जहाँ पर समाजवादी दल स्थापित हो गए, अर्थात वहाँ के पार्टी सिस्टम में, वहाँ के डेमोक्रेसी सिस्टम में समाजवादी सोशल पार्टी स्थापित हो गई। अर्थात अब उनका जो अपनी पार्टी की जो मैनिफेस्टो है, पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, वो अब समाजवादी विचारधाराओं से प्रेरित होकर आगे बढ़ने लगी। यही नहीं, पूंजीवादी राष्ट्रों को इस प्रकार से चिंतित कर दिया कि धीरे धीरे ये हमारी पूंजीवादी विचारधारा को बिल्कुल हटाकर समाजवादी विचारधारा स्थापित हो गई तो फिर हमारा बिल्कुल प्रभुत्व खत्म हो जाएगा। और ये समाजवादी आंदोलन को बड़े विध्वंसक मानते थे। कौन? पूंजीवादी। समाजवादी आंदोलन को बड़े विध्वंसक मानते थे और इन सभी आंदोलनों में जितना भी सहयोग मिलता था सब सोवियत संघ से मिलता था। अर्थात इन सभी आंदोलनों को जो समर्थन है वो कहाँ से मिलता था? सोवियत संघ से मिलता था, जिससे पूंजीवादी राष्ट्रों को सोवियत संघ से रुष्ट हो गए। स्वाभाविक है, समान विचारधारा का कोई भी देश होता है, कोई भी व्यक्ति होता है तो मित्र होना स्वाभाविक है, क्योंकि विचार मिलते हैं और जहाँ विचार मिलते हैं वहाँ मित्रता स्वाभाविक है। अब जिस प्रकार से सोवियत संघ ने अपनी विचारधारा के बल पर वहाँ पर शासन व्यवस्था कायम की और पूरे विश्व में साम्यवादी विचारधाराओं को बढ़ाने का काम किया है, तो जिन देशों में इस प्रकार के समाजवादी दल अस्तित्व में आते हैं और वहाँ पर समाजवादी दल सरकार का निर्माण करते हैं, तो स्वाभाविक है कि सोवियत संघ के साथ उसके अच्छे से संबंध होंगे। ठीक है, अब पश्चिम देशों को ये भय हो रहा था कि धीरे धीरे करके ये पूरे हमारे क्षेत्र को आगोश में ले लेगा और यहाँ पर सब समाजवादी दल मतलब समाजवादी सरकार स्थापित हो जाएगी तो हमारा बिल्कुल पूंजीवाद का विनाश हो जाएगा। इसलिए इस सभी जो भी तत्कालीन समय में पूंजीवादी राष्ट्र थे उनका सोवियत संघ से बिल्कुल रुष्ट होना, नाराज होना तय था। तो इस आधार पर समझ सकते हैं कि इन देशों का सोवियत संघ के प्रति बहुत बड़ा अविश्वास पैदा हो गया। स्पष्ट हो गया। अगला हम देखते हैं और क्या कारण रहे हैं। देखिए, आप जो भी अध्ययन कर रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मैं किसके बारे में कह रहा हूँ? अमेरिका की सोवियत संघ के विरुद्ध जो शिकायतें उनकी बात कर रहा हूँ। पूर्व के विरुद्ध, पूर्व का मतलब सोवियत संघ के विरुद्ध। किसकी? अमेरिका अर्थात इन पश्चिमी देशों की जो शिकायतें हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ, इसलिए आप अच्छे ढंग से समझना। अगला जो है चौथा कारण वो है कि सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना। अब देखो, इस द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास जिस प्रकार से जो समझौते हुए, संधियाँ हुई, और इस दौरान सोवियत संघ का जो नेता है वो स्टालिन है। स्टालिन बहुत ही क्रूर और दमनपूर्व शासक के मतलब शासक हैं, उनमें शामिल होते हैं, उनमें गिना जाता है उनको। तो स्टालिन बहुत ही तेज तर्रार एक नेता माने जाते थे। अब आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में ये सब साथ में थे, लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध अंत की तरफ बढ़ा तो धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति अविश्वास बढ़ा तो जो समझौते हुए थे उनकी अवहेलना भी शुरू हो गई। तो देखो, 1945 में याल्टा जगह का नाम है, याल्टा में रूजवेल्ट अमेरिका के, स्टालिन सोवियत संघ के और चर्चिल जो इंग्लैंड के थे, इन तीनों ने जो समझौता किया था, ठीक है, और इस समझौते को जब स्टालिन ने अपने हितों के अनुकूल नहीं मानते हुए उसको बिल्कुल भंग कर दिया गया। स्टालिन इस समझौते से हट गए, तो इससे पश्चिमी शक्तियों को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा। उनको लगा कि ये तो बहुत बड़ा मतलब एक मतलबी या फरेबी जैसी हरकत हो गई। तो स्टालिन का अचानक से हटना इनको इस समझौते से उन्होंने बड़ा अपमान समझा कि ये उन्होंने सोवियत संघ ने बहुत गलत किया।
इसी प्रकार से पोलैंड में सोवियत संघ द्वारा हस्तक्षेप किया गया। अब जो समझौता हुआ था, समझौते के तहत ये था कि पोलैंड में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के आधार पर एक प्रतिनिधियात्मक शासन स्थापित करने का निर्णय किया था। क्या निर्णय किया था कि पोलैंड में एक स्वतंत्र तथा निष्पक्ष रूप से और चुनावों पर आधारित एक प्रकार से प्रतिनिधियात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। लेकिन जैसे युद्ध का अंत उनको निकट दिखाई दिया तो स्टालिन ने अपने वचनों से मुकरना शुरू कर दिया। अब वो स्टालिन ने कह दिया कि नहीं, अब मैं जरूरी नहीं कि मैं ऐसा करूं या ना करूं, उन्होंने मुकरना शुरू कर दिया। तो यूँ समझ सकते हैं कि एक प्रकार से पोलैंड में सोवियत संघ में जिस प्रकार से प्रतिनिधियात्मक शासन व्यवस्था जो अर्थात स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकतंत्र निर्वाचन पर आधारित जिस प्रकार की शासन व्यवस्था की जो समझौते के तहत निर्णय किया था, उससे बिल्कुल मुकरना हटना शुरू कर दिया गया था। तो ये भी रास नहीं आ रहा था पश्चिमी शक्तियों को। और यही नहीं, पोलैंड के जितने लोकतांत्रिक नेता थे, क्योंकि देखो आपको पश्चिमी शक्तियाँ पूर्णतः लोकतांत्रिक शक्तियों पर या लोकतांत्रिक में प्रणाली में विश्वास करते थे, ठीक है। तो पोलैंड के जितने लोकतांत्रिक नेता थे जो बिल्कुल अमेरिकी या पश्चिमी शक्तियों के प्रति समर्पित थे, उन नेताओं की गिरफ्तारी करवा दी, ठीक है। तथा पोलैंड में अमेरिका और ब्रिटिश निरीक्षकों के प्रवेश की अनुमति देने से भी इनकार कर दिया। किसने? अमेरिका ने, माफ कीजिए, सोवियत संघ ने। तो सोचो आप कि जितने भी लोकतांत्रिक नेता थे पोलैंड के, उनको गिरफ्तार करवा के तथा पोलैंड के अंतर्गत जो भी अमेरिका और ब्रिटेन के निरीक्षक थे उनका प्रवेश बिल्कुल उन्होंने वर्जित करवा दिया, उनको अनुमति देने से इनकार कर दिया। तो ये इस प्रकार का पूरी तरह से पोलैंड पर अपना हस्तक्षेप करके पोलैंड को अस्थिर करने का काम सोवियत संघ ने किया, ऐसा इन पश्चिमी शक्तियों का, अमेरिका का ऐसा आरोप था। अगला अपन देखें कारण वो था पूर्वी यूरोप को साम्यवाद का निर्यात। अब देखिए पूर्वी यूरोप जो है वो आप देखेंगे कि यूरोप के जो पूर्वी देश हैं जो सोवियत संघ की सीमा से सटे हुए हैं, जैसे उसमें आज तो उसके विभाजन हो चुका है, जैसे यूगोस्लाविया है, चेकोस्लोवाकिया है, रोमानिया है, बुल्गारिया है, पोलैंड है, ये सभी देश। तो ये जो जितने भी देश थे इनको प्राय पूर्वी यूरोप के नाम से जाना जाता है। ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, स्पेन है, पुर्तगाल है, ये सब पश्चिमी यूरोप में आते हैं। तो आप देखिए कि जो पूर्वी यूरोपीय देश थे वहाँ पर जो करीब करीब सोवियत संघ की सीमा के नज़दीक थे, इन सभी देशों में जैसे हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, इनमें क्या किया, सोवियत संघ ने एक प्रकार से हस्तक्षेप करके अपनी पक्षधर सरकारों की स्थापना और पूर्वी यूरोप का सोवियतीकरण करना शुरू कर दिया गया। ये बिल्कुल उनको बहुत ही नकारा महसूस हुआ, बिल्कुल अमेरिका और इन पश्चिमी यूरोपीय देशों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो समझिए आप कि जितने भी पूर्वी यूरोपीय देश हैं जो सोवियत संघ की सीमा से सटे हुए देश हैं, इन देशों में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप करके अपने पक्ष की सरकार, अर्थात अपने पक्ष की सरकार का तात्पर्य वहाँ की समाजवादी या साम्यवादी विचारधारा के समर्थक नेताओं को ही वहाँ की शासन व्यवस्था पर स्थापित कर दिया गया। अब इन पूर्वी यूरोपीय देशों को अपने पक्ष में, अपने ग्रुप में, अपने समूह में लाने का काम शुरू कर दिया गया। यूँ कह सकते हैं कि पूर्वी यूरोपीय देशों का एक प्रकार से सोवियतीकरण शुरू कर दिया गया, ठीक है। तो यह भी उनको बहुत बड़ा खतरा महसूस हो रहा था। अगला है चीन के साम्यवादियों को सोवियत संघ की सहायता। अब सोवियत संघ है वो अपनी साम्यवादी क्रांति के पश्चात ये बिल्कुल थोड़ी स्वीकार कर सकता था कि नहीं, केवल साम्यवाद मेरे देश मेरे नहीं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी विचारधारा का, अपनी साम्यवादी व्यवस्था का प्रचार प्रसार करना चाहता था। और जिस प्रकार से अपन को पता है कि 1949 के बाद में जिस प्रकार से चीन में क्रांति हुई, क्रांति के फलस्वरूप जो माओ के नेतृत्व में साम्यवादी शासन व्यवस्था स्थापना हुई, तो उसमें पूरा सोवियत संघ के द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। तो देखिए सोवियत संघ ने माओ की साम्यवादी सेना की सहायता के लिए मंचूरिया पर अपने नियंत्रण का प्रयोग किया। देखिए माओ त्से तुंग जिसको पूरा नाम है, शॉर्ट में इनको माओ के नाम से जाना जाता है, जो चीनी साम्यवादी क्रांति के प्रमुख नेता थे। तो माओ त्से तुंग ने पूरी सहायता किसने प्रदान की? सोवियत संघ ने। तो देखिए इसकी जो साम्यवादी सेना थी उसकी सहायता के लिए
मंचूरिया पर अपने नियंत्रण का प्रयोग किया। मतलब मंचूरिया पर किसका नियंत्रण था? सोवियत संघ का। तो उसका पूरा मंचूरिया का प्रयोग चीन ने माओ के लिए प्रयोग किया अतः उसकी सहायता की, तथा राष्ट्रवादी सेनाओं को साम्यवादी शक्तियों के विरुद्ध लड़ने के लिए सहायता देने से इनकार कर दिया। अर्थात अब देखिए, जो तत्कालीन समय में चीन की जो राष्ट्रवादी सेना थी उसको सोवियत संघ ने बिल्कुल मना कर दिया, और जो साम्यवादी शक्तियाँ थीं उनकी पूरी सहायता देना प्रारंभ कर दिया। इसलिए समझ सकते हो कि जो साम्यवादी शक्तियों के विरुद्ध राष्ट्रवादी सेना थी उसको सहायता देने से सोवियत संघ ने इनकार कर दिया, और पूरी सहायता किसकी दी? साम्यवादी शक्तियों की, अर्थात माओ को पूरी सहायता दी। इस तरह चीन के गृह युद्ध में भी सोवियत संघ की भूमिका भी बड़ी असंतुष्टि का एक बड़ा कारण बनी। तो ये समझ सकते हैं कि सोवियत संघ है उसने अपने दौर में जहाँ भी विश्व में कहीं भी जो भी साम्यवादी विचारधारा, साम्यवादी क्रांति या साम्यवादी दलों से संबंधित जो भी काम होता था पूरी सहायता की जाती थी। इससे अमेरिका सहित अन्य पश्चिमी देश बड़े भयभीत थे। तो समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से सोवियत संघ के विरुद्ध जो गतिविधियां हो रही हैं, इन गतिविधियों के फलस्वरूप अमेरिका है और अमेरिका सहयोगी राष्ट्र, इन सभी में उनके भय के विरुद्ध और इस विचारधारा के विरुद्ध जहर उगलने का काम किया जा रहा है।